हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ट्रेड साइकिल्स में जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी थी, हिक्स थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल्स। तो दो थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। पहली थी आपकी सैमुअल्सन की थ्योरी जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की है, और आज हम डिस्कस करेंगे हिक्स की थ्योरी। पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं। तो जो हिक्स की थ्योरी है वो अपनी जो हम फेमस इकोनॉमिस्ट J.R. हिक्स, उन्होंने इस थ्योरी की बात की थी। इंपॉर्टेंट ट्रेड साइकिल्स की उनकी ये थ्योरी है, और बुक का नाम है जहाँ पे उन्होंने इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था वो था आपका कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स। तो इस बुक में उन्होंने ये थ्योरीज को डिस्कस किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई चेंजेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इंटरेक्शन होता है किसके बीच में, मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के बीच में। यही सेम चीज़ आपको सैमुअल्सन ने भी कहा था कि ट्रेड साइकिल्स अक्कर क्यों होते हैं, जब आपकी इंटरेक्शन होती है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के बीच में। बस उनकी थ्योरी थोड़ी सी अलग थी, ये थ्योरी थोड़ी उससे अलग है, मतलब और इजी वे में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। तो अजम्पशंस पढ़ लेते हैं। पहली अजम्पशन ये है कि आपकी इकोनॉमी कैसी हो, प्रोग्रेसिव हो, अच्छी चल रही हो, ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही हो। इसमें हमने लिया है कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो आपकी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पे बढ़ती जाएगी। सेकंड पॉइंट है आपका, इकोनॉमी क्या है, डिस इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाएगी अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल से थोड़ा परे हट जाते हैं, आफ्टर गेटिंग अवे फ्रॉम द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट दे रखा है, तो जो आउटपुट है वो लेवल जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का है ना, उसके बाद में नहीं बढ़ सकती। पूर्ण रोजगार प्राप्त हो गया वहाँ तक ही आपकी आउटपुट मैक्सिमम होगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी आपकी आउटपुट। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, देयर इज नो restraint on the contraction but the working of accelerator in the downswing periods and indirect restraint। उनका ये मतलब है कि कोई लिमिट नहीं होगी कॉन्ट्रैक्शन पे, लेकिन जो आपका एक्सेलरेटर वर्क कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं डाउनस्विंग की तरफ चला जाता है। उसके पीछे कोई आपकी इनडायरेक्ट रुकावटें या लिमिट्स ज़रूर हो सकती हैं एक्सेलरेटर के पीछे। फिफ्थ पॉइंट है, जो वैल्यू है आपके मल्टीप्लायर की और एक्सेलरेटर की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिक्स्थ है आपका जो रिलेशन है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के बीच में, उसको हम लैग्ड मैनर में लेंगे। लैग्ड मैनर आपको पहले भी बताया था मैंने कि प्रीवियस ईयर्स के तरीके से लेंगे, कि जो आज की हमारी कंजप्शन है कहीं ना कहीं प्रीवियस इनकम पे डिपेंड करती है, या जो आज की इन्वेस्टमेंट है वो आगे आने वाले प्रॉफिट की तरफ डिक्लाइन, मतलब ये लैग्ड मैनर में हमने लिया है, प्रीवियस के तरीके से हम इसको लेके चलेंगे। सेवंथ है कि पूरा यूटिलाइजेशन होगा आपके प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी का। अब हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। हिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम अपनी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, जिससे कई बहुत मल्टीपल टाइम इंक्रीज आ जाता है आपकी इनकम में, और उसके पीछे काम कौन करता है, आपका मल्टीप्लायर। और ये जो मल्टीपल इंक्रीज आता है इनकम में, इससे हम कंजप्शन बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई, कंजप्शन भी बढ़ेगी। अब कंजप्शन बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन करवानी पड़ेगी। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक तरीके की इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी इससे। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसका वर्किंग है, एक्सेलरेटर का वर्किंग है। तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी होना शुरू हो जाएगी। इंड्यूस मतलब जो प्रॉफिट मोटिव के लिए है, जो प्राइवेट वाले फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेगी। अब ये देख के प्राइवेट फर्म्स इन्वेस्टमेंट करेगी, उससे इनकम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से जो आपका मल्टीप्लायर है, जो आपका एक्सेलरेटर है, वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेगा। तो हमारी इकोनॉमी है जो वो फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग तक पहुंच जाएगी। तो वंस द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इज रीच, कि जब हम पूर्ण रोजगार पे पहुंच गए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट आपकी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, हद से ज़्यादा प्रोडक्शन करके रखी है, एक्सेस कैपेसिटी हो चुकी है हमारे पास, तो हम ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे। इससे क्या होगा, इनकम कम होगी, कंजप्शन कम हो जाएगी। तो मल्टीप्लायर का रिवर्स एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा आपकी इकोनॉमी में, जिससे फिर इनकम डिक्लाइन होगी। लेकिन जो एक्सेलरेटर है वो वर्क नहीं करेगा इन रिसेशनरी फेजेस में, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ीरो लेवल पर फॉल नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा कम नहीं हो सकती है। हाउएवर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो आपकी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आपकी कभी नेगेटिव नहीं होगी।
डाउन स्विंग टाइम में या एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट भी फॉल कर सकती है। इस तरीके से जो आपकी इकोनॉमी है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। बूम प्रोस्पेरिटी से आपके कौन से फेज़ में आ जाएगी, डिप्रेशन के फेज़ में आ जाएगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं, द डिप्रेशन फेज़ जो होगा वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। डिप्रेशन फेज में क्या होता है, आपकी इनकम कम होती है, लेकिन जो आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना, वो इतनी नहीं कम होती जितनी आपकी इनकम कम होती है, क्योंकि लोगों को खाना तो चाहिए ना, कंजप्शन तो वो करेंगे ही करेंगे, वो सेम प्रोपोर्शन में तो डिक्रीज नहीं होगी। इसका मतलब लोग जो इन्वेस्टमेंट भी की थी, कहीं ना कहीं मशीन ख़राब हो गई है, कोई रिप्लेसमेंट का खर्चा करेंगे, डेप्रिशिएटेड कैपिटल एसेट्स को रिप्लेस करेंगे, जिससे इकॉनमी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इनकम, हमारी कंजप्शन दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये कंबाइंड एक्शन जो होता है एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर का, इससे हम लोग डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर आ जाएंगे और दोबारा रिकवरी की कंडीशन तक पहुंच जाएंगे। इससे हमारा नया इक्विलिब्रियम पोजीशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हमारा जो फेज़ है बूम का दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली एक नया साइकिल तैयार हो जाएगा। तो ये है सारी इसकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हम लोग कर्व बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमने पढ़नी है। तो इस तरीके से दिखाया गया है आपको। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है कि डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि टाइम को एक्स एक्सिस पे मेज़र करेंगे और आपका जो इनकम इन्वेस्टमेंट है उसको वाई एक्सिस पे करेंगे। एक लाइन शो की जाएगी ए, वो लाइन होगी आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। एफ लाइन होगी आपकी लोएस्ट लिमिट जो ट्रेड साइकिल की होगी, जिसको हम फ्लो कहते हैं। ई लाइन होगी आपकी इक्विलिब्रियम पाथ की, जिसमें आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रेट पे चलेगा और ये आपका ट्रेड साइकिल है, इस ई पॉइंट पे ही रिवॉल्व करता रहेगा, इसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करेगा। सी लाइन होगी हमारी अपर लिमिट वाली लाइन, जिसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट पा चुकेंगे, मैक्सिमम लिमिट होगी, उसको हम लोग सीलिंग कहते हैं। फिर इस तरीके से आपकी कर्व तैयार होगी जिसका नाम है MPQ-TRN। ये कर्व तैयार हो जाएगी। MPQ पार्ट है जो वो बूम और प्रोस्पेरिटी को दिखाएगा, QTR आपका डिप्रेशन को दिखाएगा, Q को हम लोग अपर टर्निंग पॉइंट कहते हैं और T को आपका लोअर टर्निंग पॉइंट। अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। अब हमने बात की थी कि एक्स एक्सिस पे हम किसको लेंगे, टाइम को लेंगे, और वाई एक्सिस पे लेना है आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट को। तो इस तरीके से होगा। हमारी जो लोएस्ट वाली कर्व बनेगी उसका नाम है ए कर्व, जिसका मतलब था ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट आपकी लाइन है एफ। ये आपकी कौन सी है, फ्लो वाली लाइन है। नेक्स्ट जो आपकी मतलब लोएस्ट लिमिट आपको बताएगी। फिर है आपका ई लाइन, ई आपका इक्विलिब्रियम की लाइन मानी जाएगी, और सी है आपका सीलिंग पॉइंट। सीलिंग मतलब जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम आउटपुट यहीं तक होगी, इसके बाद में नहीं आपकी आउटपुट इंक्रीज हो सकती। तो ये कर्व कैसे बनेगी कि जो आपका अपर वाला पॉइंट है, जब साइकिल आपका बूम या प्रोस्पेरिटी में जा रहा है, ये एम से स्टार्ट हुआ, पी तक गया, उसके बाद में इसी तरीके से आपका ये इसी में रिवॉल्व करता जाएगा और ये पहुंच जाएगा आपके क्यू पॉइंट तक। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा फ्लोर तक, लोएस्ट लिमिट पे टी पॉइंट आ गया। उसके बाद इसी इर्द गिर्द घूमेगा और आर पे चला जाएगा। आर से फिर आपका ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा एंड पॉइंट तक। तो ये आपका जो पाथ हमने बताया हुआ है, ये रजी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगी, ये आपकी फ्लोर की लिमिट होगी, लोएस्ट लिमिट। आपकी सी वाली ये जो दिखाई है, ये आपकी सीलिंग वाली लिमिट होगी। क्यू आपका अपर टर्निंग पॉइंट होता है और टी आपका लोअर टर्निंग पॉइंट होता है। तो ये जो ई बताया है, ये इक्विलिब्रियम पाथ को दिखाया गया है। तो इस तरीके से आपने इस डायग्राम को बनाना है। तो पहला जो एक फिगर है वो शो क्या कर रहा है, वो सारा कुछ आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट फेज होता है आपका एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी का। तो जब इकोनॉमी आपकी एम पॉइंट पे है, इक्विलिब्रियम के एम पॉइंट पे है, और इसने जाना है इक्विलिब्रियम पाथ, मतलब इक्विलिब्रियम पाथ पे ही है, ई पे है, तो क्या होगा, हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपकी इनकम और ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लायर चल रहा है। तो मल्टीप्लायर चल रहा है तो आगे क्या होगा कि इससे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी, इनकम इंक्रीज़ होगी तो कंजप्शन बढ़ा दोगे। कंजप्शन
बढ़ेगी तो इन क्या होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरीके से जो इंक्रीज़ है वो एक्सेलरेटर पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज़। तो जो इंक्रीज़ है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का, उससे आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे फर्दर आप लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे। इस तरीके से इंटरेक्शन होती है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर में, जिस वजह से हमारी इनकम मैनी मोर टाइम्स आपका बढ़ना शुरू हो जाती है और हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ तक पहुंच जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो ग्रोथ है आउटपुट और इनकम प्रोपेल्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, की एक पुश मिलता है, इंटरेक्शन होता है मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर में, और आपकी इकोनॉमी है जो वो अपवर्ड एक्सपेंशन पाथ की तरफ पहुंच जाती है। हमने दिखाया था एम से स्टार्ट हुई थी, पी पे पहुंच गई। सिंस इनकम कैनॉट इंक्रीज, अब राजी इनकम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती क्योंकि हम सीलिंग पॉइंट तक पहुंच चुके थे, सीसी लाइन टच कर ली थी। अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमने किया है कि फुल एम्प्लॉयमेंट अजप्शन पे भी देखा है, उससे ज़्यादा आप लोग नहीं बढ़ाओगे, वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है। रीज़न ये है कि सीसी आपका मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ है। जब इकोनॉमी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग एट पी को अकर कर लेती है, उसके बाद क्या होता है, इट विल क्रीप अलोंग द सीलिंग, वो सीलिंग तक जाती जाएगी। सीलिंग जब टच कर लेगी उसके बाद वो बढ़ना एक बार ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में वही लाइन पे क्या है चलती जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपकी मतलब उसी तरीके से मूव ऑन करती जाएगी और हम लोग क्यू पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। सिंस जो आपकी इनकम है क्यू पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कम होना स्टार्ट हो जाती है। कम का मतलब ये है कि अब हमने जो अपर लिमिट को टच कर लिया, अब और ज़्यादा हम लोग उसको बढ़ाएंगे नहीं। तो इसका मतलब जो सीलिंग लेवल है, इन्वेस्टमेंट अब इतनी ज़्यादा नहीं होगी। सीलिंग लेवल के बाद में हम नीचे आना शुरू हो जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। तो हम एक डाउन स्विंग स्टार्ट हो जाएगा क्यू पॉइंट से लेके। तो इसी वजह से हम लोग क्यू पॉइंट को क्या कहते थे, आपका अपर टर्निंग पॉइंट कहते थे। अब हम टर्न लेना स्टार्ट हो गए। हिक्स ने इसको फ्री साइकिल भी कहा है, एक्सप्लेन किया है। ही स्टेट्स दैट व्हेन कंजप्शन फेल्स टू इंक्रीज, अब कंजप्शन इतनी नहीं बढ़ पा रही है, प्रोस्पेरिटी फेज से हम लोग टर्न ओवर कर रहे हैं, तो एक अपर पॉइंट जो होता है ना, टर्निंग पॉइंट आता है, उससे आपका एक फ्री साइकिल बन जाता है। मतलब एक साइकिल का फेज ऐसे बनना शुरू हो जाता है ना, एक साइकिल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जिससे हम बूम से बाहर आए हैं, जिसने हमें बाहर निकाला है बूम से, तो वो आपका एक तरीके से सीलिंग का पॉइंट होता है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा बढ़ नहीं पाते होते और हम आगे ना बढ़ने की वजह से एक तरीके की हम लोग कंस्ट्रेंट साइकिल भी इसको कहते हैं। कंस्ट्रेंट साइकिल्स क्या होता है कि एक लिमिट होती है, इसके बाद में आप और ज़्यादा नहीं बढ़ोगे, अब आप नीचे आना शुरू कर दोगे। तो नीचे आएंगे तो नेक्स्ट फेज़ कौन सा होता है आपका, रिसेशन एंड डिप्रेशन का फेज़। जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ एक तरीके से डिटर्मिन हो गया, फिर से एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर में एक इंटरेक्शन होगी, लेकिन अब ये इंटरेक्शन होगी रिवर्स डायरेक्शन में, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, कंजप्शन कम होगी। अब कंजप्शन कम हुई है तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। अब इस डिप्रेशन के फेज में ओनली मल्टीप्लायर वर्क्स एंड एक्सेलरेटर बिकम इनएक्टिव, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लायर काम करेगा, एक्सेलरेटर नहीं काम करेगा, क्योंकि कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। बस जितना आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी चल रही है एग्जिस्टिंग होगी, उतना ही यूटिलाइज किया जाएगा। जिससे क्या होता है, जो आपके प्लांट्स आपने लगाए होते हैं वो डेप्रिसिएशन होना शुरू हो जाते हैं, रिप्लेस उसको किया नहीं जाता, इनकम आपकी कम होना शुरू हो जाती है और हम लोग क्या है नीचे आना शुरू हो जाते हैं, फ्लोर पे पहुंचना शुरू कर देते हैं, एफ पॉइंट पे। तो जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है इनकम का, वो टी पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि एम पी क्यू तक ये ऐसे चलता रहता है और यहाँ पे आता था टी पॉइंट। टी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये टी पॉइंट आपका क्यू टू टी जो दिखा रहा है ना, वो डिप्रेशन का टाइम पीरियड आपको शो करवाएगा। तो एक डाउन स्विंग आएगा जो डिप्रेशन का टाइम है। थर्ड है आपका फेज ऑफ द रिकवरी। अब हमेशा तो डिप्रेशन रहेगा नहीं इकोनॉमी में, कहीं ना कहीं कोई तो इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। तो इकोनॉमी कहते इमीडिएटली तो टी पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती है, बट क्या है स्लम ग्रोथ में वो भी क्या है राजे, टी पॉइंट से आर पॉइंट की तरफ ऐसे मूव करती है। ये एम पी क्यू, ये टी था ना, टी से लेके ये आर पॉइंट तक ऐसे मूव करेगी, स्लम होगा, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं कैपेसिटी है हमारे इकोनॉमी में। तो जो पॉइंट टी होता है, जो ये वाला टी पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर टर्निंग पॉइंट। फाइनली जब आपकी एक्सेस कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है, सारा आपने जो बनाया हुआ था सामान बिक गया है, ख़त्म हो गया है, अब दोबारा से तो आपको साइकिल स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी रिकवरी वाला फेज़ शुरू हो जाएगा और हम लोग क्या है ऊपर जाना शुरू कर देंगे
पॉइंट पे और इक्विलिब्रियम पर जाते जाएंगे फिर से हम लोग ई लाइन को टच कर लेंगे। तो आफ्टरवर्ड्स जब आपकी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं होगी इकोनॉमी में तो आपकी इनकम दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट दोबारा से होगी। इन्वेस्टमेंट तब हुई है क्योंकि एक्सेलरेटर आपका दोबारा से ट्रिगर्ड हो चुका है और फिर मल्टीप्लायर अपना काम करना फिर से शुरू कर देगा। आप लोग सीलिंग तक दोबारा से पहुंच जाओगे और इस तरीके से हमारा एक साइकिल तैयार हो जाएगा और नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी आपकी कहानी, जो एक साइकिल्स हमारे चल रहे हैं इकोनॉमी में, उसके पीछे कारण क्या होता है। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है। तो पहला क्रिटिसिज्म है कि इसकी सारी की सारी थ्योरी ज़्यादातर एक्सेलरेटर के कंसेप्ट पे ही बेस है। तो कार्टर ने कहा है ग्रेटेस्ट वीकनेस है हिग्स थ्योरी की कि ये ज़्यादातर आपकी एक्सेलरेशन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, लेकिन एक्सेलरेटर प्रिंसिपल रियल लाइफ में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कंसेप्ट अच्छा नहीं है सिंस इट इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट। और एक हमने इसको कांस्टेंट माना था, लेकिन ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। सेकंड है मल्टीप्लायर कभी कांस्टेंट नहीं रहता। हिग्स की थ्योरी ने कहा था मल्टीप्लायर कांस्टेंट रहता है, ये अजम्पशन भी रियलिस्टिक नहीं है। मल्टीप्लायर आपका एमपीसी पे डिपेंड करता है, हमने कहा है एमपीसी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन एमपीसी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। थर्ड है सीलिंग हमारी हमेशा फिक्स्ड नहीं होती है। डर्नबर्ग ने कहा है कि हिग्स ने रॉन्गली अज्यूम किया है कि सीलिंग आपकी फिक्स रहेगी। सीलिंग क्या दिखाती है, मैक्सिमम कैपेसिटी लिमिट दिखाती है, लेकिन सीलिंग हमारी चेंज होती रहती है जैसे ही हम लोग आउटपुट को कम या ज़्यादा करेंगे। तो एप्रोप्रिएट मेजर नहीं है कि सीलिंग को हम लोग कांस्टेंट रखें। फिर है पैसिव रोल ऑफ द ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। क्रिटिक्स का ओपिनियन था कि हिग्सियन का जो मॉडल है उसने कहा कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को पैसिव माना है, मतलब बाद वाला पॉइंट दिया है उसको, लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को एक्टिव माना है, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का रोल ज़्यादा होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से, जिस वजह से इसको हमने क्रिटिसाइज किया है। लास्ट है आपका इग्नोर्स द मॉनेटरी फैक्टर्स। हिग्स ने मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर किया है, ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इसकी थ्योरी एक तरीके की वन साइडेड थ्योरी है। इनफैक्ट जो एब्सेंस है मॉनेटरी फैक्टर्स का, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ट्रेड साइकिल्स में दे पाना पॉसिबल ही नहीं होता है, तो इस वजह से उसने मॉनेटरी फैक्टर्स को इग्नोर करके रखा है। तो आई होप आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।